इस नए विश्लेषण में स्वागत है जहां हम भारत के 2026 क्रिप्टो लैंडस्केप की एक डीप डाइव लेने वाले हैं। एक वक्त था जब ये मार्केट बिल्कुल वाइल्ड वेस्ट जैसा लगता था, कोई नियम नहीं, कोई पाबंदी नहीं। लेकिन आज ये एक बेहद सख्त, रेगुलेटेड पर साथ ही एक मैसिव मार्केट बन चुका है। इतनी सख्त टैक्स व्यवस्था होने के बावजूद इस इकोसिस्टम में जो मैच्योरिटी और उछाल आया है वो सच में हैरान करने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए डायरेक्ट डेटा और सोर्स मटेरियल के जरिए समझते हैं कि आज के समय में भारत का डिजिटल एसेट फ्रेमवर्क एग्जैक्टली कैसे काम कर रहा है। इस विश्लेषण का एजेंडा बिल्कुल क्लियर रखा गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के क्रिप्टो रूल बुक की, उसके बाद टैक्स की कड़वी सच्चाई को समझेंगे, फिर देखेंगे टॉप एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स को, उसके बाद डेरिवेटिव्स और उनकी स्ट्रैटेजीज पर नजर डालेंगे और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सुरक्षा और बचाव पर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, भारत का क्रिप्टो रूल बुक। अगर इस टाइमलाइन को देखा जाए तो समझ आता है कि भारत में क्रिप्टो का सफर कितना रोलर कोस्टर जैसा रहा है। 2018 याद है जब आरबीआई ने बैंकिंग बैन लगा दिया था, फिर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने उस बैन को हटा दिया। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट आया 2024 में, जब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी एफआईयू ने सख्त एक्शन लेते हुए उन सभी विदेशी एक्सचेंजों को ब्लॉक कर दिया जो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे थे। और अब 2026 आते आते एक प्रॉपर मल्टी रेगुलेटर फ्रेमवर्क और सख्त एफआईयू मैंडेट्स ने इस मार्केट को एक सॉलिड शेप दे दी है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि रेगुलेशन का पूरा बोझ किसी एक अथॉरिटी पर नहीं डाला गया। सेबी ने एक मल्टी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रपोज किया जहां जिम्मेदारियों को टेक्नोलॉजी के बेसिस पर नहीं बल्कि फंक्शन के बेसिस पर डिवाइड किया गया। जैसे अगर कोई क्रिप्टो एसेट सिक्योरिटी की तरह काम कर रहा है तो उसे सेबी देखेगा। अगर बात पेमेंट्स या स्टेबल कॉइन्स की है तो आरबीआई मॉनिटर करेगा। इंश्योरेंस से जुड़े प्रोडक्ट्स आईआरडीआई के पास जाएंगे और पेंशन से जुड़े वर्चुअल एसेट्स पीएफआरडीए संभालेगा। मतलब नियमों की कमियों का फायदा उठाना अब लगभग नामुमकिन है। इन टोकन्स के क्लासिफिकेशन का लॉजिक भी काफी इंटरेस्टिंग है। सेबी किसी भी टोकन को उसके इकोनॉमिक सब्सटेंस यानी उसके आर्थिक सार के आधार पर जज करता है। अगर कोई टोकन किसी इकोसिस्टम में स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स या सेवाओं का सिर्फ एक्सेस दे रहा है तो वो एक यूटिलिटी टोकन है जो स्टैंडर्ड सिक्योरिटीज रेगुलेशंस के बाहर रहता है। पर वहीं अगर कोई टोकन ओनरशिप राइट्स या मुनाफे में हिस्सेदारी का वादा करता है तो वो सीधा एक सिक्योरिटी टोकन बन जाता है और उस पर सेबी का एससीआरए के तहत कड़ा रेगुलेशन लागू होता है। अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, टैक्स की वास्तविकता। क्रिप्टो और टैक्स, ये कॉम्बिनेशन मार्केट में हमेशा चर्चा का विषय रहता है और रूल्स वाकई बहुत सख्त हैं। हर क्रिप्टो प्रॉफिट पर सीधा 30% का फ्लैट टैक्स, एक लिमिट से ऊपर के ट्रांजैक्शंस पर 1% टीडीएस और उसके ऊपर 4% का हेल्थ और एजुकेशन सेस अलग से। लेकिन जो रूल सबसे ज्यादा हिट करता है वो ये कि लॉसेस को प्रॉफिट्स के साथ ऑफसेट करने की बिल्कुल परमिशन नहीं है। अगर एक एसेट में बड़ा नुकसान हुआ और दूसरे में फायदा, तो भी फायदे पर पूरा टैक्स देना ही पड़ेगा। हाई इनकम वालों के लिए तो ये इफेक्टिव टैक्स रेट 40% तक चला जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्टिव ट्रेडर्स ने इसका भी एक रास्ता ढूंढ निकाला है। जरा इस तुलना को देखिए। एक तरफ रेगुलर स्पॉट ट्रेडिंग है जहां वीडीए स्वैप्स पर 1% टीडीएस और 30% फ्लैट टैक्स अनिवार्य है और लीवरेज ना के बराबर मिलता है। दूसरी तरफ पाई42 जैसे प्लेटफॉर्म्स पर डायरेक्ट आईएनआर डेरिवेटिव्स हैं। क्योंकि यहाँ एक्चुअल क्रिप्टो स्वैप नहीं होता बल्कि कीमत पर आधारित कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होते हैं, इसलिए इस पर 1% टीडीएस नहीं लगता और क्लेम की गई छूट भी अप्लाई होती हैं। साथ ही 150x तक की लीवरेज भी मिल जाती है। जो लोग टैक्स एफिशिएंसी ढूंढ रहे हैं उनके लिए ये जानकारी एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। चलिए अब तीसरे सेक्शन को देखते हैं, टॉप एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स। 2.5 करोड़ ये सिर्फ एक रैंडम नंबर नहीं है बल्कि कॉइन स्विच का यूजर बेस है। इतने हैवी टैक्सेस और सख्त नियमों के बावजूद ये अकेला फिगर दिखाता है कि डिजिटल एसेट इकोसिस्टम में कितनी मैसिव वेल्थ और पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व्ड है। मार्केट में लोग सिर्फ ट्रेड नहीं कर रहे बल्कि इस एसेट क्लास को एक बड़े लेवल पर अपना रहे हैं। इस सख्त माहौल में हर प्लेटफॉर्म ने खुद को सर्वाइव करने के लिए अलग ढंग से ढाल लिया है। यूनो कॉइन को ही ले लीजिए, 2013 से हर बैन और टैक्स झेलने के बाद भी एक सर्वाइवर की तरह खड़ा है। ज़ेप्पे ने लॉन्ग टर्म सुरक्षा पर फोकस करते हुए अपने 98% एसेट्स कोल्ड स्टोरेज में रख दिए हैं। मडरेक्स ने थोड़ा हटके सोचा और म्यूचुअल फंड्स की तरह थीम बेस्ड कॉइन सेट्स लॉन्च कर दिए ताकि स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टिंग हो सके। वहीं जियोटुस लोकल लैंग्वेजेस और डायरेक्ट टैक्स फाइलिंग इंटीग्रेशन दे रहा है
जबकि सन क्रिप्टो पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन और लाइवनेस डिटेक्शन जैसे एडवांस्ड सिक्योरिटी टूल्स का यूज कर रहा है ताकि फ्रॉड की कोई गुंजाइश न रहे। अब चलते हैं अपने चौथे सेक्शन पर, डेरिवेटिव्स और स्ट्रैटेजीज। 150x, पाई2 जैसे प्लेटफॉर्म्स पर मिलने वाली ये मैक्सिमम लीवरेज जितनी अट्रैक्टिव लगती है उतनी ही डेंजरस भी है। इसका मतलब है कि बहुत ही कम कैपिटल, जैसे महज 1000 रुपए से 1.5 लाख रुपए की पोजीशन ली जा सकती है। ट्रेडर्स के लिए ये कम कैपिटल से शुरुआत करने का एक बड़ा मौका जरूर है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि हाई लीवरेज के साथ लिक्विडेशन का रिस्क भी उतना ही बड़ा होता है। तो ऐसे रिस्की मार्केट में खुद को बचाया कैसे जाए? यहाँ काम आती है मल्टी अकाउंट हेजिंग स्ट्रैटेजी, जैसा कि कॉइन स्विच पर देखा जा सकता है। ये कॉम्प्लेक्स जरूर है पर काफी इफेक्टिव है। इसमें एक मेन अकाउंट और एक सब अकाउंट बनाया जाता है। कैपिटल को दोनों में अलग अलग एलोकेट करते हैं, जैसे 18% मेन में और 20% सब अकाउंट में। फिर हाईली कोरिलेटेड एसेट्स पर विपरीत लीवरेज पोजीशंस ली जाती हैं। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अचानक आई न्यूज़ या एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी में ट्रेडिशनल स्टॉप लॉस हिट होने का डर नहीं रहता और बिना बड़े नुकसान के ब्रेक इवन किया जा सकता है। और अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी सेक्शन पर, सुरक्षा और बचाव। $230 मिलियन। एक बार इस अमाउंट पर गौर कीजिए। जुलाई 2024 में लाजरस ग्रुप ने वजीर.एक्स पर हैक करके ठीक इतनी ही रकम चुराई थी। ये कोई मामूली चोरी नहीं थी, इसने पूरे इंडियन इकोसिस्टम की नींव हिला दी थी। ये इंसिडेंट इस बात की एक कड़वी याद दिलाता है कि डिजिटल कस्टोडी में एक छोटी सी चूक भी कितना बड़ा डिजास्टर बन सकती है। ऐसे ही जोखिमों से रिटेल पार्टिसिपेंट्स को बचाने के लिए सेबी ने स्कोर्स प्लेटफॉर्म का विस्तार किया। ये एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जो निवेशकों को किसी भी रेगुलेटेड क्रिप्टो संस्था के खिलाफ शिकायत दर्ज करने और उसे ट्रैक करने की सुविधा देता है। ये बेसिकली एक 2 लेवल रिव्यू प्रोसेस है। जो सिस्टम पहले सिर्फ ट्रेडिशनल शेयर मार्केट के लिए था, वो अब क्रिप्टो स्पेस में भी एक बहुत जरूरी सेफ्टी नेट का काम कर रहा है। और सिर्फ रूल्स ही नहीं, मार्केट को सेफ रखने के लिए टेक्नोलॉजी का भी पूरा इस्तेमाल हो रहा है। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का उपयोग करके नए इनोवेशंस को एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में टेस्ट किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी यानी डीएलटी रिकॉर्ड्स को इतना ट्रांसपेरेंट बना देती है कि उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यू डिलिजेंस को पूरी तरह ऑटोमेट कर देते हैं और रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम इतना एडवांस्ड है कि भारत के बाहर बैठे किसी हैकर का अनधिकृत लॉगिन तुरंत ब्लॉक किया जा सकता है। तो इन सब फैक्ट्स और डेटा को देखने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है, क्या भारत की ये बेहद सख्त टैक्स रूल्स और कड़े नियम आगे चलकर डिजिटल इनोवेशन का गला घोंट देंगे, या फिर मल्टी अकाउंट हेजिंग, डीएलटी और स्कोर्स जैसे शानदार सुरक्षा उपायों के कॉम्बिनेशन से भारत दुनिया का सबसे सुरक्षित क्रिप्टो मार्केट बनकर उभरेगा? ये एक ऐसी डिबेट है जिसका असली जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और इस बदलते हुए मार्केट की बारीकियों को समझते रहिए।